हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में ये देखा था कि अगर हमारे पास एक चार्ज है, लेट्स से पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, और एक हम टेस्ट चार्ज किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे यहाँ पे लेकर आते हैं जिसका डिस्टेंस है लेट्स से r, और यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज है वो q है। लेट्स से ये q है और यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है q। तो कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये एक फोर्स फील करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्जन, ठीक है, जिसको हम क्वांटिफाई करते हैं, जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं बाय कूलॉम्स लॉ। यानी अगर ये Q1 है और ये Q2 है, तो जो फोर्स F1 ये 1 अप्लाई कर रहा है 2 पे, उसको हम 1 2 से रिप्रेजेंट करते थे और ये वेक्टर की फॉर्म में। और बेसिकली A ऑफ R इसकी डायरेक्शन R12 Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर के इक्वल होता था। और इसी तरीके से हमने ये देखा था कि बेसिकली अगर ये चार्ज ये एक स्पेसिफिक पॉइंट पे है P पे, तो अगर ये चार्ज हम किसी और पॉइंट पे रखें तो भी ये फोर्स फील करेगा। उसकी डायरेक्शन ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, लेकिन ये फोर्स फील करेगा। तो यानी अगर मैं इसको स्पेसिफिक डिफरेंट पोजीशंस पे मैं अगर इस चार्ज को रखता जाऊँ ये इसके दौरान, तो ये चार्ज जो है टेस्ट चार्ज फोर्स फील करेगा। इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ ये टेस्ट चार्ज ये फोर्स फील करेगा, वहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक फील्ड है इस फोर्स की। तो उस फील्ड को हम बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से देखते थे, और उसको बेसिकली हम कहते थे कि ये जो फील्ड है E इज इक्वल्स टू F बाय Q, या इस केस में F बाई Q2। और जो ये फोर्स है उसको हम बेसिकली Q2 E के नाम से भी रिप्रेजेंट करते थे। तो E फील्ड इस केस में हमारे पास जो E फील्ड हो जाएगी वो हो जाएगी AR12 Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर के नाम से। और ये R स्क्वायर है, ये बेसिकली डिस्टेंस है एक स्पेसिफिक पॉइंट पे। यानी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जो फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होगा, तो वो इस हम फार्मूले से देखा करते थे। इसी तरीके से अगर यहाँ पे मल्टीपल चार्ज होते, इधर हमारे पास मल्टीपल चार्जेस होते यहाँ पर, तो भी हमने जो फील्ड है या फोर्स है उसको कैलकुलेट किया था। और हमने कहा था कि बेसिकली जो सुपर पोजिशन थ्योरम है उसको अगर हम एक्सप्लॉइट करें, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको हम एज अ वेक्टोरियल सम ऑफ ईच फोर्स, यानी n अगर चार्जेस हैं तो उनको हम Fi यानी इनका जो सम है, सम की फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और सिमिलरली जो फील्ड है वो भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, I1 से लेकर n जो रिजल्टेंट फील्ड होगी हर उस चार्ज की, उसको हम ऐड करके एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जो फील्ड है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन अब लेट्स से कि लेकिन इस सारे केस में हमने ये देखा था कि ये चार्ज, ये दोनों चार्ज स्टैटिक थे, और इसी वजह से हम ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स
तो ये सारा कुछ हमने देखा था और इसमें हमने अज्यूम ये किया था कि जो हमारे चार्जेस हैं वो मूव नहीं कर रहे हैं। लेकिन लेट्स से कि अब हमारे पास जब चार्ज मूव कर रहे हों, यानी एक वायर है, लेट्स से एक हमारे पास एक चार्ज है वो मूव कर रहा है, या लेट्स से कि एक बैटरी है बेसिकली जिसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है, और इसको मैं फर्दर एक कंडक्टर से जोड़ रहा हूँ। इस तरीके से ये एक वायर है, इसको भी मैं फर्दर एक कंडक्टर से जोड़ रहा हूँ। तो अब इसमें बेसिकली पॉजिटिव से देखें तो करंट इस तरह से इस वायर में जो है करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है और इस डायरेक्शन में जो करंट है वो नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है। अब चूँकि चार्जेस इस बैटरी की वजह से जो चार्जेस है वो एक स्टेडी मोशन में है, और यहाँ पे भी जो करंट जो चार्जेस हैं वो स्टेडी मोशन में है। तो ये दोनों वायर्स जो हैं अगर एक दूसरे पे एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, यानी एक दूसरे को रिपल करते हैं, यानी ये इधर की तरफ मूव होगा, ये इधर की तरफ मूव होगा। तो इनिशियल गेस तो ये होगा कि चूँकि अगर हमारे पास दो चार्जेस हों, जैसे लाइक चार्जेस हैं नेगेटिव और नेगेटिव, तो वो इनके दरमियान एक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, जो उसी वजह से ये जो वायर है एक दूसरे को रिपेल करती हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटली अगर हम देखें, इवन अगर हम यहाँ पे इसके करीब चार्जेस भी लेकर जाएं, कोई भी चार्जेस, तो वो उन चार्जेस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। यानी यहाँ पे भी अगर मैं कोई चार्ज लेकर आऊँ, यहाँ पे भी चार्ज लेकर आऊँ, तो ना वो रिपेल करेगा ना वो अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि इस कोई ये जो फोर्स है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की फोर्स नहीं है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती तो मैं नेगेटिव, यानी अगर लेट्स से कि यहाँ पे इस वायर में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, यानी इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नज़दीक लाता तो ये एक फोर्स ऑफ। लेकिन एक्सपेरिमेंटली लोगों ने ये देखा है कि जब हम इसके करीब लेकर आएँ कोई भी चार्ज, तो कोई फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होती। लेकिन ये दोनों वायर है, इनमें चूँकि करंट अपोजिट फ्लो हो रहा है, लेकिन ये एक दूसरे को रिपेल ज़रूर करती है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिविजुअली इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी अगर मूविंग चार्ज जो है उसमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो एग्जिस्ट करती है। लेकिन इसकी एक क्लैरिफिकेशन हम ये दे सकते हैं कि मूविंग जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, तो कंबाइंड इफेक्ट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का या जो कॉलम लॉ के थ्रू या इलेक्ट्रिक फील्ड का हम देखते हैं, वो नेट इफेक्ट ज़ीरो होगा। इसलिए यहाँ पे अगर कोई टेस्ट चार्ज लेकर आए तो वो कोई भी फोर्स फील नहीं करेगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फोर्स कौन सी फोर्स है जो कि इस दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर्स को एक दूसरे से पुश अवे करती है। जो कि अभी हमने ये देख लिया एक्सपेरिमेंटली कि अगर हम इसके करीब टेस्ट चार्ज लेकर आएँ तो इस टेस्ट चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जितना नेट पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, तो जो इफेक्ट है वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसका बेसिकली जो जवाब है वो यही हो सकता है कि एक और किस्म की कोई फोर्स एग्जिस्ट करती है जैसे चार्ज मूव कर रहा हो, तो उस फोर्स को बेसिकली हम कहते हैं कि ये एक मैग्नेटिक फोर्स है।
तो इस जैसे, और वो ये फॉर सिमिलरली जैसे एक स्टैटिक चार्ज प्लस हो या नेगेटिव हो, स्टैटिक चार्ज है जो, ये भी स्टैटिक चार्ज है, ये एक इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। इसी तरीके से जो मूविंग चार्ज है वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ये इसको हम E से इंडिकेट कर रहे थे, तो इसको हम B से इंडिकेट कर रहे हैं। तो जैसे एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, एक स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, इसी तरीके से मूविंग चार्ज की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि वो एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो अब अगर हम इसकी डायरेक्शन को देखना चाहें तो बेसिकली इसकी जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत ज़्यादा आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स से कि एक ये कंडक्टर है और इसमें चार्जेस जो हैं वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी थंब इंडिकेट कर रहा है फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट। तो बेसिकली अब आपने एक देखा होगा कि जो लेट्स से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को देखें तो मैग्नेटिक फील्ड एक मकनातीस में एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, और जो फील्ड ऑफ लाइंस होती हैं वो नॉर्थ से शुरू होते हुए साउथ पे टर्मिनेट होती हैं, यानी नॉर्थ से शुरू होते हुए साउथ पे टर्मिनेट होती हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं इसमें एक जो मैग्नेटिक, और इसको हम फील्ड लाइंस कहते हैं, और इन फील्ड लाइंस को बेसिकली अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करना हो तो हम बेसिकली कंपास यूज़ करते हैं, और उसकी जो नीडल है वो पॉइंट करती है कि हमारी फील्ड किस डायरेक्शन में है। तो अगर हमने ये मूविंग चार्ज के को डिटेक्ट करना हो कि मूविंग चार्ज जो एक करंट, एक मूविंग चार्ज जो है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, तो हम सिंपली ये कर सकते हैं कि हम एक कंपास को यानी कंपास को एक मूविंग एक वायर के इर्द गिर्द कंपास रखें और वहाँ पे जो उसकी डायरेक्शन है नीडल की वो इंडिकेट करें, तो उससे ये पता चलेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बेसिकली एक सर्कल की फॉर्म में है। मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कल की फॉर्म में है, और इसको अगर हम अपने इस राइट हैंड रूल की फॉर्म में देखें तो अगर हमारे पास जो अगर हम थंब को, अगर हम वायर को इस तरीके से होल्ड करें तो जो थंब है हमारा वो करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, और जो फिंगर रोटेट कर रही हैं वो इंडिकेट करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। इसी तरीके से अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं फ्लो ऑफ करंट की, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। तो अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्जन जो है, ये यानी अगर हम जिस केस में देख रहे थे ये दो, अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस फील्ड की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो, और इस फील्ड की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इसको क्वांटिफाई करने के लिए हम एक
हम एक लॉ को देखते हैं जिसका नाम है लॉरेंट्ज फोर्स लॉ। बेसिकली जैसे अभी हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड में लेट्स से कि एक हमारे पास नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, और इस डायरेक्शन में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है और लेट्स से कि हमारे पास एक चार्ज जो है Q वो इस फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर, यानी ये फील्ड है तो उसके दरमियान 90 डिग्री एक एंगल बन रहा है। यानी अगर वो ये फील्ड है, डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, और चार्ज लेट्स से कि फ़िलहाल बेसिकली इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है या फिर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो और जो उसकी वेलोसिटी है वो v है। तो बेसिकली लेट्स से कि ये अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली हमें ये पता लगा है कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से हमने लोगों ने ये देखा है कि अगर ये इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री हो, यानी 90 डिग्री अगर ये मूव कर रहा हो, और ये यानी जो फील्ड है वो, और लेट्स से कि ये चार्ज है प्लस Q, और यानी ये चार्ज है प्लस Q और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, यानी इस ऐसे डायरेक्शन में कि मैग्नेटिक फील्ड उसके 90 डिग्री में है। तो ये एक फोर्स फील करता है, ये एक फोर्स जो फील करता है उसको वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके चार्ज के। लेट्स से अगर ये Q चार्ज है, Q चार्ज के, वेलोसिटी के, और B मैग्नेटिक फील्ड के। यानी अगर वेलोसिटी को बढ़ा दें तो भी फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड की हम इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर दें तो भी ये फोर्स इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर चार्ज को इंक्रीज़ कर दें तब भी ये फोर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम इस चार्ज की मोशन इस तरीके से देखें, ये केस 1 है, और अगर हम सेकंड ये देखें कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और चार्ज जो है वो मूव कर रहा है इस तरीके से, यानी इनके दरमियान जो एंगल है, लेट्स से फील्ड और वेलोसिटी के दरमियान जो एंगल है वो है 0। तो उस केस में जो फोर्स होगी वो भी 0 है। ये सब कुछ एक्सपेरिमेंटली देखा है। अब लेट्स से कि हम थर्ड एक केस देखते हैं, केस 2। यानी ये N है, ये S है, और अब हम कहते हैं कि ये जो चार्ज है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी इस तरीके से कि इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। लेकिन इससे पहले जैसे कि मैं एक और चीज़ यहाँ पे बताना भूल गया हूँ कि यहाँ पे जो फोर्स एग्जर्ट करेगा, जो फोर्स फील करेगा ये मूविंग चार्ज ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, वो बेसिकली हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अगर ये 90 डिग्री पे है, यानी लेट्स से केस 1 को देख रहे हैं कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है
x डायरेक्शन में, और ये वेलोसिटी है v उसके 90 डिग्री में। तो जो फोर्स होगी उसको अगर हम देखें कि लेट्स से कि हमारे पास ये फील्ड है, ये वेलोसिटी है, तो जो थंब है वो इंडिकेट करेगा कि किस इस डायरेक्शन में फोर्स है, यानी ये इस डायरेक्शन में 90, इन दोनों के इस प्लेन के जो 90 डिग्री होगा उस डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन होगी, और इसको कहते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये इस केस में जब हमारे पास जो चार्ज है वो उसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री में है। इस केस में जो कि फोर्स ज़ीरो है तो उसकी डायरेक्शन भी ज़रूरी नहीं है। अब फर्दर हम ये देख रहे हैं कि अगर हम इसको एक स्पेसिफिक अगर वेलोसिटी यानी अगर ये मैग्नेटिक फील्ड स्पेसिफिक उसी डायरेक्शन में है, लेकिन अब जो वेलोसिटी है क्यू चार्ज की वो इस तरीके से स्पेसिफिक डायरेक्शन में और एक थीटा एंगल बना रही है विद द मैग्नेटिक फील्ड, और ये वेलोसिटी है। तो अब इस केस में हम फोर्स को देखना चाह रहे हैं। अब चूँकि ये आर्बिट्री डायरेक्शन है और हमें फोर्स का नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है कि अगर ये बिल्कुल परपेंडिकुलर हो तो जो फोर्स एग्जिस्ट करती है वो F इज इक्वल टू क्यू वी बी के इक्वल है, और अगर बिल्कुल उसके अलॉन्ग मूव कर रहा तो फोर्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। तो अब इन दो इंफॉर्मेशन से हमने ये देखना है कि अगर ये आर्बिट्री मूव कर रहा हो तो हम बेसिकली जो फोर्स की डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहें तो किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि बेसिकली चूँकि ये थीटा हमें पता है कि इनके दरमियान जो एंगल है थीटा का, तो हम इसको रेजोल्यूशन कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम रेजोल्यूशन कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे तो बेसिकली ये इसको हम साइन ऑफ थीटा कह लेंगे और इसको कॉज ऑफ थीटा कह लेंगे, ठीक है। तो जो कि हमने इस v को रिजॉल्व किया है, तो ये जो इसका कंपोनेंट है ये v साइन ऑफ थीटा इक्वल बन जाएगा और ये हो जाएगा v कॉज ऑफ थीटा के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अब हमें ये भी पता है कि जब अगर इनके दरमियान जो एंगल है वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी ये कंपोनेंट बता रहा है कि इनके दरमियान b और v के दरमियान जो एंगल है वो ज़ीरो हो रहा है, तो इस केस में फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये वाला कंपोनेंट हमें कंसीडर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें वो वाला कंपोनेंट कंसीडर करने की ज़रूरत है जिससे हमें फोर्स का पता लग सके। तो अब इस केस में हमें पता है कि जो v है वो अब इक्वल हो गया v साइन ऑफ थीटा का इक्वल हो गया। तो अब हमें लास्ट केस में पता था कि अगर तो ये परपेंडिकुलर है तो उस केस में v और b एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है कि जो फोर्स एग्जिस्ट कर रही है वो इक्वल है क्यू वी बी के। लेकिन इस केस में आर्बिट्री केस में अब जो v होगी है वो हो गया v साइन ऑफ थीटा के। तो इस केस में जो फोर्स होगी वो होगी क्यू v साइन ऑफ थीटा इंटू b। तो अब ये देखें कि बेसिकली अगर इसको मैं फर्दर इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि वी बी साइन ऑफ थीटा, और ये हमारे पास बेसिकली अगर हम देखें तो अगर ये मैग्नीट्यूड देखें सिंपल, ये जो मैग्नीट्यूड है ये इसमें अगर इसको फर्दर यहाँ पे देखें तो दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं कि जैसे अगर हमें लेट्स से कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है अगर किसी चीज़ का बी डॉट बी, तो हम उसको वी बी कॉज ऑफ थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर ये क्रॉस हो तो हम इसको वी बी साइन ऑफ थीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब चूँकि ये मैग्नीट्यूड है बेसिकली डायरेक्शन की इंडिकेशन हमें अभी नहीं पता,
तो ये एक और चीज़ के भी इक्वल हो सकता है, लेट्स से कि वी बी क्रॉस वी के, तो उसका भी जो मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, मैग्नीट्यूड जो है वो वी बी साइन ऑफ थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस केस में अगर हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में, अभी हमें नहीं पता कि डायरेक्शन, जो फोर्स की डायरेक्शन है वो किस तरीके से होगी। तो उस केस में अगर हम ये देखें कि जो हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखा था, उसमें अगर बी ये एक इंडेक्स फिंगर को इंडिकेट कर रही है और बी मिडिल फिंगर को इंडिकेट कर रहा है, तो जो फोर्स है वो थंब इंडिकेट करता है। तो उस केस में अगर देखें तो हमारे पास बेसिकली ये बनना चाहिए v क्रॉस b के इक्वल, यानी अगर आप b क्रॉस v होता तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए थी, लेकिन चूँकि हमने एक्सपेरिमेंटली ये देखा है कि अगर 90 डिग्री है तो ये फ्लेमिंग का जो रूल है उसको फॉलो करना चाहिए। तो उस केस में हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी के इक्वल आएगा। फर्दर इसी चीज़ को अगर हम आगे लेकर चलें तो हम लेट्स से कि इसी अपरेटस में हम ये देखते हैं कि ये हमारी मैग्नेटिक एफ मैग्नेटिक है, यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक मूविंग चार्ज जो है जो फोर्स फील करता है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब लेट्स से कि अगर हम इस सेटअप को थोड़ा सा मज़ीद कॉम्प्लेक्स कर दें और हम ये कहें कि यहाँ पे N है, यहाँ पे B है, मैग्नेटिक फील्ड इसी तरीके से, सॉरी S है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसी तरीके से है और जो वेलोसिटी है वो एक आर्बिट्री डायरेक्शन में है, यहाँ पे थीटा एंगल है, और यहाँ पे हम एक कोई टेस्ट चार्ज ले आते हैं। तो अब यहाँ पे दो तरह की फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं। एक फोर्स तो ये, यानी एक अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में स्पेसिफिक, और एक क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। इससे पहले इस ऑपरेटर्स को स्टडी करने से पहले मैं एक और चीज़ यहाँ पे बताना भूल गया कि यहाँ पे जो भी ये बात की है हमने, ये प्लस क्यू चार्ज की बात की, यानी ये जो चार्ज मूव कर रहा है ये प्लस क्यू चार्ज के लिए। अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो आप देखें कि जैसे हम कॉलम्स लॉ में देखते थे कि अगर एक फोर्स है पॉजिटिव के दरमियान में जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती थी, लेकिन अगर यहाँ पे मैं नेगेटिव रखता हूँ तो इनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो चेंज हो जाती थी। ठीक है, तो इसी केस में अगर ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाए तो ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगी, सिंपल। लेकिन चूँकि हम कन्वेंशन है पॉजिटिव की बात करते हैं, जब पॉजिटिव चार्ज करेंगे तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये वाला ऑपरेटर्स मैं दोबारा से बनाता हूँ कि हमारे पास एक मैग्नेटिक है, इसके एक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और एक चार्ज जो है वो स्पेसिफिकली मूव कर रहा है थीटा एंगल, v वेलोसिटी और ये b है, और यहाँ पे जो फोर्स है वो 90 डिग्री में। अब एक यहाँ पे मैं चार्ज लेकर आता हूँ, तो अब यहाँ पे पहले जो फोर्स एग्जिस्ट कर रही थी वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एग्जिस्ट कर रही थी। अब मैं एक स्टैटिक चार्ज भी यहाँ पर लेकर आ गया, ठीक है। तो स्टैटिक चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगी पॉजिटिव, जो कि फोर्स होगी बिल्कुल इसके इस डायरेक्शन में। तो अब इस चार्ज पर दो फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं, एक मैग्नेटिक फोर्स की वजह से
और एक जो है स्टैटिक चार्ज की वजह से। तो जो टोटल फील्ड है वो जो टोटल फोर्स है वो हमने देखा है कि फोर्सेस को हम सुपरपोजिशन थ्योरम की फॉर्म में ऐड करके लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो भी फोर्स होगी, ठीक है, वो हम अगर मैं इस फोर्स को कह रहा हूँ कि ये पॉजिटिव टेस्ट स्टैटिक चार्ज की वजह से जो फोर्स है उसको मैं कह रहा हूँ कि ये F1 है, और ये जो फोर्स एग्जिस्ट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसको मैं कह रहा हूँ F2। तो F नेट जो है उसको मैं लिख सकता हूँ F1 प्लस F2 के फॉर्म में। अब F1 हमें पता है कि अगर एक चार्ज है और मैं एक दूसरा चार्ज लेकर आता हूँ तो जो फोर्स एग्जिस्ट करती है उसको हम लिख सकते हैं QE की फॉर्म में, ठीक है। तो F1 मेरे पास आ जाएगा QE की फॉर्म में, और F2 अभी हमने निकाली है जो कि इक्वल है QV क्रॉस B के इक्वल। अब Q दोनों में कॉमन है तो इसको हम फर्दर E प्लस V क्रॉस D F की फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ। और ये जो टोटल फोर्स है इसको हम लॉरेंट्ज फोर्स लॉ के नाम से जानते हैं।